नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 38, जिसमें कि 25 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं समान हिंदी पुस्तक की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस पुस्तक में हिंदी सिलेबस को पूरा कवर किया गया है। अगर आप चाहें तो अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर इसको खरीद सकते हैं, और अगर बाई चांस आप बुक नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली घर पे भी बैठकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से। अगर इस पुस्तक से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए आज हम अपने क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? सबसे पहले गांधीवाद योजना दिया गया है जयप्रकाश नारायण, जन योजना एमएन रॉय, सर्वोदय योजना महात्मा गांधी। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं। सर्वोदय योजना महात्मा गांधी नहीं, यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो तीन ऑप्शन आपका गलत है, तीन को एलिमिनेट करें तो ये कैंसिल हो गया। दूसरा देखते हैं जन योजना एमएन रॉय, एकदम सही है, जन योजना एमएन रॉय द्वारा दिया गया था, तो दो सही है, दो इसमें है, दो इसमें है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आखिरी देखते हैं गांधीयन प्लान जो है जयप्रकाश नारायण दिया गया है। गांधीयन प्लान जयप्रकाश नारायण द्वारा नहीं, नारायण अग्रवाल द्वारा दिया गया था, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे एक और तीन आपका गलत है, खाली दो सही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? सी है। गांधीवाद योजना कब दी गई थी नारायण अग्रवाल द्वारा? 1944 में। हो सकता है ईयर भी पूछ ले। ठीक है, आपको पता है गांधीवाद योजना है, गांधीयन प्लान है, तो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित ये योजना है। ठीक है, सर्वोदय योजना की बात करेंगे तो 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा इसे दिया गया था। और जन योजना की बात करेंगे प्यूपिल्स प्लान की, तो 1945 में इसको पेश किया गया था एमएन रॉय द्वारा। यहाँ पर ईयर भी एक जगह नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। नैनोपोर प्रौद्योगिकी का संबंध है। ठीक है, नैनोपोर टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया ग्राफीन निर्माण से, जीनोम अनुक्रमण से, ऊर्जा सुरक्षा से या डिजिटल करेंसी से। तो नैनोपोर टेक्नोलॉजी जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। बी आपका एकदम सही है। सेकंड का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न अब हम देखते हैं। यहाँ पर जड़ी बूटी की बात की गई है और पूछा गया है कौन सा जड़ी बूटी इसका सही उत्तर होगा। जड़ी बूटियों की रानी के रूप में प्रसिद्ध या भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। चलिए सबसे पवित्र बोल दिया गया जड़ी बूटी है ये। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसे सामान्यता किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर अगर आप दो चीजों को भी ध्यान से देखेंगे, सबसे पवित्र बोला गया और हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है, तो यहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे तुलसी की बात हो रही है। ठीक है, तुलसी का साइंटिफिक नेम क्या है? ओसिमम सेक्टम। ठीक है, चलिए थर्ड का आपका सही उत्तर क्या हो गया? सी आपका सही उत्तर हो गया। अब हम फोर्थ प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, दोनों को सुमेलित करना है। यहाँ पर आपके पर्यावरणीय अधिनियम दिए गए हैं, एक्ट दिए गए हैं और ईयर दिया गया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर साल पेपर में पूछा ही जाता है, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ एआरओ की परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है इन्वायरमेंट एक्ट से। गलत नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें तो ये कब आया था? 1986 में। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम की हम अगर बात करें तो ये कब आया है? 1980 में। अगर हम जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 2002 में, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1972 में। तो देख लीजिए ए का आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इस ऑप्शन में दिया है।
बी का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सी का बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। फोर्थ का सी आपका सही उत्तर है। पांचवें प्रश्न को हम देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन व रात में क्रमशः कितना तक होना चाहिए, ठीक है। वो according to the WHO what should be the level of loudness of sound in the day and night respectively। तो यहाँ पे आप सभी को पता है जब भी हम साउंड की बात करते हैं तो हम डेसिबल की बात करते हैं, डेसिबल साउंड का यूनिट है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो कितना होना चाहिए डे और नाइट की अगर हम बात करें तो 40 और 30। यहाँ पे सी आपका सही उत्तर है, सॉरी क्लास, यहाँ पर कौन सा सही उत्तर है, देखिए थोड़ा सा माइन्यूट था, मेरे से भी गलती हो गई, इसको आप लोग सही करिए। यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे 45 और 35, ठीक है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, मैंने सी मार्क कर दिया है। डी सही उत्तर है। अगर WHO के अनुसार हम देखें तो ध्वनि की जो लाउडनेस का स्तर दिन में 45 dB होना चाहिए और रात में 35 dB से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक नहीं होना चाहिए, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कहा गया इतना होना चाहिए, इससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर 80 से 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि होती है तो वो आपका ध्वनि प्रदूषण क्रिएट करती है, उसे ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। छठवें प्रश्न को देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन कारण पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन पे। तो क्या बोला गया है, शुद्ध स्वर्ण जो कि हम बोलते हैं 24 कैरेट का उपयोग आभूषण नहीं किया जा सकता, आभूषण बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ये बोला गया है। क्यों? क्योंकि जो स्वर्ण आपका अत्यधिक जो शुद्ध स्वर्ण होता है वो अत्यधिक मृदु धातु होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लास प्योर गोल्ड की बात की गई है और बोला गया है कि जो प्योर गोल्ड है इट कैन नॉट बी यूज्ड इन मेकिंग द ऑर्नामेंट, उससे आपके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, इसलिए क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों चीजें दी गई है एकदम सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा 18 कैरेट या 22 कैरेट की ज्वेलरी मिलती है, इसी कारण। सातवें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के गणतंत्रात्मक चरित्र को प्रतिबिंबित करता है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिपब्लिकन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा रिपब्लिकन कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको पता है हम एक गणतंत्र राज है, ये पता है ना, तो क्यों गणतंत्र राज बोला जाता है, इसको देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कैग की बात की गई है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। जब भी हम लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला राजतंत्र, ठीक है, और दूसरा गणतंत्र। राजतंत्र में आपका पता है आपको, जैसे यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, ठीक है, क्या है, राजतंत्र है। ब्रिटेन में राजतंत्र है, ठीक है, वहां पे राजा होता है ना, किंग क्वीन होते हैं, तो राजतंत्र है वहां पर। लेकिन जब हम गणतंत्र में की बात करते हैं तो गणतंत्र में राज का मुखिया सदैव या तो प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, उसको इलेक्ट किया जाता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। राजतंत्र में आपके कौन होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं। इतना पता चल गया होगा आप लोगों को। चलिए आठवें प्रश्न की हम बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में राउंड ट्रिपिंग का प्रयोग किन संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। राउंड ट्रिपिंग इकोनॉमी में इसका इस टर्म का यूज किस लिए किया जाता है। इन रिलेशन टू द मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी, related to the foreign portfolio investment, related to the policies made for the arrival of foreign tourists, या related to the liquidity trap। तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन के संबंध में इसका प्रयोग किया जाता है राउंड ट्रिपिंग का, ठीक है। जो काला धन होता है उसको एक तरीके से व्हाइट धन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, राउंड ट्रिपिंग। जो काला धन है उसको फिर से उसको सफेद करने के लिए राउंड ट्रिपिंग का यूज करते हैं। देखिए राउंड ट्रिपिंग का सरल मतलब है किसी व्यक्ति, धन, वस्तु आदि का स्थान पर वापस लौट आना जहां से वह चला था, ठीक है। काले धन के मामले में राउंड ट्रिपिंग तब होती है जब कंपनियां विभिन्न स्रोतों से धन की टैक्स हेवन देशों में भेजती है और वहां से अन्य स्रोत से फिर वापस अपनी किसी भारतीय कंपनी में निवेश करा लेती है, ठीक है। तो अपने ही किसी भारतीय कंपनी में उसको निवेश करा लेती है। तो एक तरीके से जो अपना काला धन है उसको छुपा रही है।
इसी तरीके से काले धन को सफेद धन में कन्वर्ट कर रही है। 9वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शेयर बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है? Which of the following statement is incorrect about the National Stock Exchange? सबसे पहले इसे 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर गठित किया गया था। It was formed in 1992 based on the recommendation of फेरवानी कमेटी। दूसरा है इसका मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। तीसरा है इसका आधार वर्ष 1995 है और आखिरी है इसकी प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया इट वाज फॉर्म्ड इन 1992 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फेरवानी कमेटी। याद रखिएगा फेरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन में ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका बना था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। एनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, एकदम सही है। इसका बेस ईयर में 1995 है, एकदम सही है। लेकिन इसकी जो इनिशियल ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़ नहीं था, ये 25 करोड़ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि यहाँ पे 25 होना चाहिए। चलिए 10वें प्रश्न को हम देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? आईएमएफ की बात की गई है। आईएमएफ से जो लोन मिलता है इट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। किस पर्पस के लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए, टू मीट द टेम्पररी डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तीसरा है केंद्रीय बैंकों के स्वर्ण कोषों को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द गोल्ड रिजर्व ऑफ द सेंट्रल बैंक, ठीक है। और आखिरी है औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निर्माण हेतु, कैपिटल फॉर्मेशन फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो यहाँ पे आईएमएफ की बात जब भी करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन तब लिया जाता है टू मीट द टेम्पररी डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन पे अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए आईएमएफ लोन लिया जाता है। बी आपका सही उत्तर है। 10वें का सही उत्तर क्या है? बी। 11वें प्रश्न को हम देखते हैं, भारत की मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति कब से प्रारंभ हुई थी? When did the decimal system start in India's currency system? 1947, 1950, 1957 and 1960। तो यहाँ पे सही उत्तर है डेसिमल सिस्टम जो है इट वाज स्टार्टेड इन 1957। 11वें का सी सही उत्तर हो जाएगा। 12वें प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बोला गया है, ठीक है। भौतिक राशि दी गई है और मात्रक दिया गया है, यूनिट दिया गया है। तो सबसे पहले विस्कोसिटी दी गई है, फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है जिसको कि चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, फिर एंगुलर वेलोसिटी दिया गया जिसको कि कोणीय वेग कहते हैं, और तरंग दैर्घ्य आपका वेवलेंथ दिया गया है। तो चलिए यूनिट देख लेते हैं। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? पास्कल सेकेंड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की गॉस, फिर एंगुलर वेलोसिटी की रेडियन सेकेंड, वेवलेंथ की एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एकदम सही मैच है। तो 12वें का सही उत्तर क्या है? ए है, ठीक है। 13वें प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां पूर्वी और पश्चिमी घाट को मिलन बिंदु है? मतलब पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? ये पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है। Which of the following hill is the meeting point of the eastern घाट and the western घाट? सबसे पहले जावादी पहाड़ियां दी गई है, पालनी पहाड़ियां दी गई है, नीलगिरी पहाड़ियां दी गई है और नल्ला मल्ला पहाड़ियां दी गई है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल्स पे आपके ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। ये मीटिंग पॉइंट होता है नीलगिरी हिल्स। तो आपका 13वें का सी आपका सही उत्तर है। चलिए अच्छा, नीलगिरी पहाड़ियां आपके कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु का ट्रांसजंक्शन पे स्थित है, ये चीज याद रखिएगा। और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, ये भी याद रखिएगा, पेपर में पूछता है डोडा बेटा के बारे में। चलिए 14 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दिवस दिए गए हैं, तिथि दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहला दिवस आपको दिया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका कब मनाया जाता है? आपका 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? ये 22 मई को। और वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 14th का बी आपका सही उत्तर है। क्लास एक चीज याद रखिएगा, ये दिवस, तिथि, डेट से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछ लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं। 15 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के लिए आवश्यक दीर्घ मात्रा पोषक तत्व में शामिल नहीं है? इसमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है, ये बोला गया है।
सबसे पहले मैग्नीज दिया गया है, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात की गई है, इसी वजह से सही उत्तर हो जाएगा ए। जो मैग्नीज है वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैग्नीज क्या है। मैग्नीज आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। ठीक है, देखिए क्लास, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वो मेनली दो तरीके से विभाजित होते हैं। पहला आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है जिसको कि हम दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं, और दूसरा आपका माइक्रो होता है जिसको कि हम लघु मात्रा पोषक तत्व कहते हैं। मैक्रो माइक्रो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो मैक्रो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीर्घ मात्रा पोषक तत्व होते हैं, उसको भी फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं प्राथमिक पोषक तत्वों में और द्वितीय पोषक तत्वों में। प्राथमिक जो पोषक तत्व होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपका कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। अक्सर आपने सुना होगा फार्मर्स जो है वो एनपीके का यूज करते हैं, तो एनपीके में ये आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, तभी एनपीके बोला जाता है। ये आपके प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, इसी में आपका सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट में सल्फर हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है। और पेपर में जो आपका पूछा गया था मैग्नीज, मैग्नीज जो था वो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट में है, मैक्रोन्यूट्रिएंट में नहीं। चलिए 16वां प्रश्न अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल नहीं है? ठीक है, रामसर साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में से कौन सा नहीं है? सबसे पहले आपको डल झील दी गई है, फिर बोझ आर्द्रभूमि दी गई है, फिर उसके बाद रुद्र सागर दिया गया है, फिर कोलेरू दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपकी डल झील है आपका सही उत्तर हो जाएगा 16वें का ए। 16वें का ए जो है, जो डल झील है, वो एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का रामसर स्थल नहीं है। अब देखिए क्लास यहाँ पर, ठीक है, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में आपका डल झील पाया जाता है। ठीक है, भोज जो आर्द्रभूमि है, जो भोज आपका आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। रुद्र सागर जो है वेटलैंड, वो कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। और कोलेरू तो आप सभी को पता है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। 17 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे की कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? Which of the following birds build their nest among the thorn of the cactus? तो यहाँ पे कौन सा पक्षी है बताइए? बया, कलचिड़ी, फिर उसके बाद फाख्ता जिसको कि डोव बोला जाता है, और हमिंग बर्ड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डव। ठीक है, सी। 17 का सी आपका सही उत्तर है। अगर आता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं आता होगा तो आप छोड़ना पड़ेगा। अब 18 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको अरेंज करने को बोला है। कुछ सेंट्रल स्कीम्स दी गई हैं, जिनका कि सबसे पहला आपका ई नाम दिया गया है, फिर राष्ट्रीय वयोश्री योजना दी गई है, फिर एनएनएम दिया गया है जिसको कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कहते हैं, राष्ट्रीय पोषक मिशन कहते हैं, फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बोला गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हो जाएगा ई नाम। ठीक है, ई नाम के बाद आपका आया था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, फिर उसके बाद राष्ट्रीय वयोश्री योजना, और आखिरी में आपका है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। तो यहाँ पे 3 आखिरी में, पहला ई नाम ये, और बीच में 4 2। ठीक है, सी जो है, सी जो है वो आपका राइट उत्तर है। देख लीजिए यहाँ पर ई नाम आपका 14 अप्रैल 2016 में आया था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017, राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017, और राष्ट्रीय पोषक मिशन 8 मार्च 2018। तो सी आपका सही उत्तर है। 19वें प्रश्न को हम देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में की स्टोन प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, की स्टोन स्पीशीज से रिलेटेड कुछ चीजें दी गई है। की स्टोन प्रजातियां शाकाहारी व मांसाहारी दोनों हो सकती हैं। दूसरा आपका दिया गया है सूक्ष्म जीव भी की स्टोन प्रजातियों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका दोनों होगा। ठीक है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। देखो, की स्टोन स्पीशीज जो होती हैं वो ऐसी प्रजातियां होती हैं जो कि अगर कहीं बाई चांस खत्म हो जाए तो इनके खत्म होने के कारण बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा उस जगह पर जहां से ये बिलोंग करती हैं। देखो, की स्टोन प्रजाति ऐसी प्रजातियों को कहते हैं जो सामुदायिक संरचना पर प्रमुख प्रभाव डालती हैं। मतलब अगर बाई चांस ये स्पीशीज यहाँ से एक्सटेंड हो जाए, गायब हो जाए, तो इनका प्रभाव सराउंडिंग्स पे, ठीक है, बहुत पड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा, इसी वजह से की स्टोन बोला गया है। दूसरे शब्दों में ऐसी प्रजातियां
जो पारिस्थितिकी तंत्र का केंद्रीय समर्थन केंद्र बनाती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। बस आप ऐसे समझिएगा, अगर बाई चांस ये कीस्टोन स्पीशीज आपकी वहां से खत्म हो गई तो उसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट सराउंडिंग्स में पड़ेगा, ठीक है, उसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। कीस्टोन प्रजातियों की अवधारणा 1969 में रॉबर्ट डी पेन ने द्वारा पेश की गई थी। इनका नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट डी पेन का, ठीक है। 20वें प्रश्न को हम देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सितार कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। फिर दूसरा, फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटोवोल्टेइक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जब सितार बजाया जाता है तो वो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और फोटोवोल्टेइक सेल आपको पता है ये लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न हम देखते हैं। साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया? राजेंद्र सिंह, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, फिर उसके बाद डॉक्टर के सिवान, फिर आखिरी है अजीत त्यागी। तो यहाँ पर साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? मृत्युंजय महापात्रा को, ठीक है। बी आपका सही उत्तर होगा, 21 का बी। 22वें प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ पे रिलीजन दिया गया है और रिलीजन से रिलेटेड स्कूल दिया गया है, ठीक है। तो स्वतांत्रिक जो धर्म है वो किससे रिलेटेड है बोला गया है? ये आपका बौद्ध धर्म से, ठीक है। यापनीय की अगर हम बात करें तो ये जैन धर्म से। पांच रात्र की अगर हम बात करें तो ये आपका वैष्णव धर्म, और 10 नामी की बात करें तो शैव धर्म। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का थर्ड यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है। यापनीय की बात करें तो जैन, सही है, 4, ठीक है। 5 रात्र की बात करें हम तो ये आपका वैष्णव, तो सी का फर्स्ट। तो ये आपका सी जो है यहाँ का सही उत्तर हो गया, 22 का सी। चलिए 23वें प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? इन विच प्लेस इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? नागपुर, मैसूर, ठीक है, शिमला या फिर हैदराबाद? तो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मैसूर में है। बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और इंस्टीट्यूट को हम देख लेते हैं, जैसे केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ पर हो गया? मैसूर, कर्नाटक में, ठीक है। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च आपका कहाँ पर है? नागपुर, महाराष्ट्र में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? शिमला में। पूछा गया प्रश्न है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? शिमला में, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये कहां पर है? हैदराबाद में स्थित है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे पेपर में प्रश्न पूछते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। चलिए 24वें प्रश्न को हम देखते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल है बोला गया, ठीक है। इसमें कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं और बोला गया है जो वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकालता है उसमें से कौन से डायमेंशंस आपके इंक्लूडेड होते हैं। क्लास देखिए, एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर, ठीक है। यहाँ पे बोला गया संपत्ति का पंजीकरण, नीतियों का निरंतरता, फिर है अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा संपत्ति का पंजीकरण और अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण। 1 और 3 बी सही उत्तर हो जाएगा। 24वें का बी आपका सही उत्तर है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें तो इस सूचकांक में मेनली 10 डायमेंशंस होते हैं, जैसे कारोबार की शुरुआत करना, स्टार्टिंग अ बिजनेस, पहला, ठीक है। फिर उसका डीलिंग विद द कंस्ट्रक्शन परमिट, निर्माण परमिट की प्रक्रिया, फिर बिजली कनेक्शन, ठीक है, रजिस्टरिंग द प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का पंजीकरण कराना, फिर साख की प्राप्ति, गेटिंग द क्रेडिट, अल्पसंख्यक निवेशकों का संरक्षण, प्रोटेक्टिंग द माइनॉरिटी इन्वेस्टर, फिर करों की अदायगी, पेइंग द टैक्स, करो मतलब टैक्स की बात की गई है, यहाँ पे कर की बात की गई है, टैक्स की बात की गई है, फिर सीमा पारी व्यापार, ट्रेडिंग अक्रॉस द बॉर्डर, फिर इन्फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजॉल्विंग द इंसॉल्वेंसी, दिवालियापन का समाधान कराना। तो ये कुछ 10 डायमेंशंस होते हैं जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स निकालती है वर्ल्ड बैंक, तो इन डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए
आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चश्मों में प्रयुक्त तत्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन द ग्लासेस यूज्ड टू वॉच 3D मूवीज। तो सबसे पहले आपको दिया गया है क्यूप्रस ऑक्साइड, फिर आपको पोलराइड दिया गया है, फिर फेरिक ऑक्साइड दिया गया है, फिर सेलेनियम दिया गया है। तो मैं बता दूं 25वें का आपका सही उत्तर है पोलराइड। तो 25 का बी जो है वो आपका सही उत्तर है। तो थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन में हम लोग ने 25 प्रश्नों को डिस्कस किया, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे 25 प्रश्नों से या फिर उससे ज्यादा प्रश्नों के साथ। ये पूरे जो क्वेश्चंस की जो श्रृंखला चल रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो इसको जरूर एक बार गो थ्रू करिए और जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और एक अलग फोल्डर बना के उसको बार बार रिवाइज किया करिए, ठीक है। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा पेपर के पहले। तो धन्यवाद। इसी तरीके से डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद क्लास।